हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे बेसिक्स टू ब्रिलियंस पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं बेसिक से लेकर ब्रिलियंस तक। जहां मैं सारे कंसेप्ट बेसिक से शुरू करता हूं और जब तक ये सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाते तब तक मैं पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली है और देखिए मेरा डेडिकेशन कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी। तो आज मैं पोलिनोमियल चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग सारे कंसेप्ट जो है वो जीरो से लेके हीरो तक पढ़ेंगे। इसमें कि हम लोग सारे कंसेप्ट को कवर अप करेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ध्यान पूर्वक वीडियो देखिएगा और समझिएगा चैप्टर। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से कोई भी सवाल कर सकते हैं पोलिनोमियल चैप्टर का। तो ध्यान रखिएगा और शुरू करते हैं। तो आ गए हम लोग अपने चैप्टर 2 में और ये सीरीज है बेसिक से ब्रिलियंस तक, जिसमें कि हम लोग शुरू से मैथ्स के सारे चैप्टर को कवर अप करते हैं। तो हम लोग अभी सेकंड चैप्टर में है जो कि पोलिनोमियल है। तो कुछ इसमें टर्म्स है जिसको हम लोगों को जस्ट मेमोरी वाइज याद रखना है, तो इसके लिए मैं पहले से ही इसको लिख चुका हूँ। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल के अंदर में आता है क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे ये पोलिनोमियल जो हमारा है वो अलजेब्रा का पोर्शन है, ठीक है। अलजेब्रा जिसमें कि हम लोग एक्स वाई जेड ये सब और प्लस माइनस गुना भाग ये सब आ जाता है और कुछ आ जाता है नंबर्स। तो नंबर्स और वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स से जब खेलने लगते हैं ना तो ये सारे क्या कहला देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि जब हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट का बात करने लगते हैं विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यानी कि जैसे कि अगर देखा जाए तो x + 1, x + 2, x + 9 ये सब क्या हो गया, ये सब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशन है जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक दूसरे के साथ आते हैं प्लस माइनस के साथ, तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है बदलना, वेरिएबल मतलब हमेशा बदलते रहेगा। जैसे मान लो कि अगर तुमको मैं बोलूं कि तुम्हारे पास x रुपया है, x रुपया x के जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। तो x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो ये वेरिएबल्स हो गया। और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, मतलब फिक्स वैल्यू। अगर मान लो मैं बोल देता हूँ कि हाँ तुम्हारे पास 1000 रुपया है, तो अपने आप तो 1000 रुपया 2000 होगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए ये क्या हो गया, फिक्स वैल्यू हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कांस्टेंट। तुम्हें अगर बोल दिया जाए कि डेफिनेशन लिखो व्हाट इज वेरिएबल्स एंड व्हाट इज कांस्टेंट, इसका तुम लिख सकते हो ना। हाँ, द क्वांटिटी हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, द क्वांटिटी हैविंग नॉट फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज वेरिएबल, द क्वांटिटी इज नॉट हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स। तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल एबीसीडी एक्स वाई जेड जहां तक चल जाओ वो सारे हो जाएंगे। और वहीं अगर कांस्टेंट का बात करें तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये सारे हो जाएंगे। और देखो एक्सप्रेशन जैसे x + 2 यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन है। उसी तरह से एक्सप्रेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें टर्म क्या होता है। टर्म किसको बोलते हैं, तो टर्म जो होता है वो हमारा जैसे टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एज टर्म। जैसे 4xy हो गया, 2x हो गया, ये सब टर्म हुआ। और अगर देखा जाए तो ये कितने टर्म हुए इसमें, तो सिर्फ एक टर्म हुए। इसमें कितने टर्म हुए, सिर्फ एक टर्म हुए। अगर इसमें बात करें 4xy + 5x में, तो कितने टर्म है इसमें, तो एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ, तो दो टर्म हुआ। अगर यहाँ पे देखें तो 4xyz + z + 2 है, तो ये कितने टर्म हुए, दो टर्म हुए। और वहीं अगर यहाँ पे देखें तो 4xyz + yz के LMN है, इस तरह से ये सारे मिला के ना वन टर्म हुए। याद रखना हमेशा कि प्लस माइनस अगर सेपरेट रहेगा तभी जाके हम उसको टर्म में काउंट करेंगे, अगर नहीं है उसके बीच में कुछ भी तो वो सारे एक ही वेरिएबल हो गए। एक ही टर्म के अंदर एक ही वेरिएबल नहीं हुए, बहुत सारे वेरिएबल हुए, बट ये टर्म एक ही हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस निकालेंगे कि कौन सा टर्म है और कितने टर्म है, ठीक है। जैसे इसमें अगर बात करें तो 4xy + 9x + 3 + 6xz + 4xy, तो इसमें अगर कितने टर्म है पूछे तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देख लेना कि ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक समान अगर दिखने वाला कोई वेरिएबल है, जैसे कि 4xy और 4xy ये एक समान दिखने वाला है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 8xy हो जाएगा।
तो ये दो मिलके तो एक हो गया वेरिएबल, प्लस 9x प्लस 3 प्लस 6xj, तो इस तरह से ही बन जाएगा वेरिएबल। तो अगर ऐसे कोई गिन के अगर इसको बोल दे कि 1 2 3 4 5 है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो होगा क्या राइट, तो ये होगा, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे 4 ही वेरिएबल है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, और सारे सेपरेट है किससे, मल्टी मैथमेटिकल ऑपरेटर से, प्लस से सारे सेपरेट है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, ये हमारा कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 टर्म हो गया, जो कि डिफरेंट वेरिएबल सारे हैं, सारे का जो वेरिएबल है वो क्या है, डिफरेंट। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो आगे हम लोग बात करते हैं हम लोग कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखो कोई भी वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई, जैसे मान लो कि अगर एक्स वाई है, इसको अगर 4 से गुना करेंगे, तो हम लोग एक्स वाई 4 तो नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं 4xy लिखते हैं, तो 4 आगे हुआ ना। तो जो भी कांस्टेंट तुम्हारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो हमारा क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है, या फिर इसको तुम कोफिशिएंट बोल सकते हो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, और कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो, जैसे तुमको याद रखने का मन है कर लो, बस याद रहना चाहिए कि हाँ भाई अगर कोई भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट गुना हो रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पूछ दूं इस, जैसे मान लो यहाँ 19xy है, 19xy में तुम्हें मैं पूछ देता हूँ कि xy का कोफिशिएंट क्या है, तुम्हें बोलना है क्या 19। उसी तरह से पूछ दो तो -4xy में xy का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें तुमको लेना है साइन के साथ, तो इसलिए -4 हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि सिर्फ कोफिशिएंट बोला है तो 4 ले लिए माइनस साइन छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, इसलिए माइनस साथ में लेंगे। xz का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा, yz का हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखना कि किस तरह से हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे। तो ये कोफिशिएंट निकालने का बात हो गया। अब आगे देखो, पॉलिनोमियल हम समझा दिए कि हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब पॉलिनोमियल में एक आता है क्या कि पावर क्या होता है। पॉलिनोमियल किसी को अगर तुम चाहो कि अगर तुमको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहा है, तुम उसको पॉलिनोमियल कब बोलोगे, जब उसका पावर जो है वो होल नंबर होगा तब बोलोगे। समझ में आया ये बात, नहीं है तो फिर से सुनो। मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल तभी कहलाता है जब उसका पावर होल नंबर हो। -3, -1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल की जब बात करेंगे हम लोग, तो इसमें पावर हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं होगा पावर, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसलिए पॉलिनोमियल के लिए क्राइटेरिया है कि उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पावर को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर पावर ही बोलते हैं। ठीक है, तो पावर होल नंबर होना चाहिए, ये याद रखना। कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर हो सकता है। तो कोफिशिएंट रियल नंबर कहने का मतलब ये हुआ, तुम कोफिशिएंट के जगह पे कुछ भी रखो, -1 रखो, -2 रखो, -√3 रखो, -5 रखो, -5√3 रखो, -4√3 रखो, सब चलेगा। ठीक है, कोफिशिएंट के जगह सारे रियल नंबर चलेंगे। लेकिन अगर पावर के जगह पे अगर तुम ले आते हो क्या, रेशनल नंबर, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तुम्हें बोल देना है, साफ इनकार कर देना है कि हाँ ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, कि इसका पावर रेशनल है, और पावर होल नंबर हुआ तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 5x³ + 3x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ इसमें तुम्हारा कोफिशिएंट क्या है x³ का, क्या बताओगे, 5। अगर तुमसे मैं पूछता हूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, तुम क्या बताओगे, 3। अगर मैं तुमसे इसी एक्सप्रेशन में अगर पूछता हूँ, ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, अगर इसी एक्सप्रेशन में पूछता हूँ कि बताओ भाई x⁴ का कोफिशिएंट क्या है इसमें, तुम्हें दिख रहा है क्या इसमें कहीं x⁴? नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से भी कभी कभी ट्रिकी सवाल पूछ दिया जाता है कि बताओ x⁴ में कोई कोफिशिएंट इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन पूछ दिया तुमसे, तुम्हें क्या आंसर देना है, 0। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें भाई x⁴ है ही नहीं, तो कहाँ से तुम इसका कोफिशिएंट बताओगे। तो इस तरह से, ठीक है। फिर अगर बात करें
जैसे ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तुमसे पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे रूट एक्स प्लस वन अगर दिया हुआ है, तुमसे पूछा कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन बस एक ही है कि उसके सारे वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब इसका देखो, फर्स्ट में है रूट एक्स, और हम लोग जानते हैं कि रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर रेस टू हाफ हो जाता है। तो जब पावर रेस टू हाफ हो जाता है तो पहले ही क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया, पहले ही ये हार गया, कि एक्स रेस टू हाफ आ गया पहले ही, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया, और ये तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स का ना हम लोग जोड़ घटाव सीख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि यहाँ तक आने के बाद भी उसको जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है किसमें, पॉलिनोमियल्स का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ऐसे पढ़ना है आप लोग को। तो एक ही बार अभी देख लेते हैं, उसके आगे हम लोग थोड़ा और रीड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने का एक सिंपल ट्रिक हम बता दे रहे हैं तुमको। जैसे जात, हम लोग को बस हिंदी में एक याद रखना है, क्या, जात। ऐसे तो जात पात में मानता नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा देर के लिए, मैथ्स में वैसे भी मानते हैं, माना जाता है, ज़्यादातर मानते ही हैं इसमें, इसलिए सो इसमें मान लो, ठीक है। जात लेके हम बनाते, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि एक जात वाला को एक जात वाला के साथ ऐड करना है, और एक जात वाला को एक जात वाले में से सब्ट्रैक्ट भी करना है। इसी तरह से करते हैं इसमें। जैसे कि मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूँ, अगर सबसे पहले तो सिंपल अगर जोड़ करना है, जैसे मान लो कि अगर दे देते हैं 4x प्लस 4y प्लस 9x प्लस 9y, इस तरह का अगर क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो सबसे पहले देखना है कि एक जात वाला कौन है। एक जात कहने का मतलब है कि सेम वेरिएबल। जात हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं कि इसको वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल को हिंदी में बोल रहे हैं कि जात। तो एक जात वाला कौन है, तो 4x है और 9x है। क्यों है, क्योंकि दोनों का जात क्या है, x जात है, इसलिए x जात वाला एक साथ जुड़ जाएगा, और कांस्टेंट जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13। x जुड़ेगा तो x ही रह जाएगा, तो x हो गया, और 9 4 13। बस कांस्टेंट जोड़ना होता है और x को x लिख देना होता है, जोड़ में बस यही होता है, और कुछ नहीं करना होता है। प्लस इधर भी वही हो जाएगा 13y। अब देखो ये x जात वाला, ये y जात वाला, ये दोनों जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, रियल लाइफ में भी नहीं जुड़ता है। अगर किसी को, अगर मान लो, छोड़ो इतना एग्जाम्पल नहीं जाता हूँ मैं, सीधा देखो कि x और y है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गया, डिफरेंट कास्ट के हो गए, डिफरेंट जात के हो गए, तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। उसी तरह से मान लो क्वेश्चन दे देते हैं 4x माइनस 9x माइनस 8x माइनस 7y। अब तुम्हें बोलेंगे इसको सोल्व करो, तो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो, एक और बात याद रखना कि सेम साइन का मतलब होता है एडिशन, मतलब सेम साइन जहाँ देखो वहाँ ऐड कर दो, और साइन दो वही का जो तुम कर रहे हो, तो जो साइन वहाँ पे हो, और डिफरेंट साइन देखो तो वहाँ पे कर दो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और जात भी देखना कि हम लोग पॉलिनोमियल से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 4x है, 4x का तो 4x लिख दो, यहाँ पे माइनस माइनस सेम, ये क्या हो गया, सेम साइन हो गया, माइनस माइनस सेम साइन जब भी देखेंगे तो ऐड कर देंगे, 9 8 क्या हो जाएगा 17x, और सेम डिफरेंट साइन है, एक प्लस एक माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन घटेगा किस में से, तो घटेगा हमेशा बड़ा वाला में से, क्योंकि छोटा वाला थोड़े कुछ कर सकता है, छोटा वाला में से थोड़े घटेगा, तो बड़ा वाला में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 13x, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला में से घटेगा, घटा है, और उसका क्या है, निगेटिव है, तो माइनस 13x हो गया और माइनस 7y, तो ये हो गया आंसर। इस तरह से हो गया ये घटाओ जोड़ घटाओ। जात याद रखना कि सेम जात वाला को सेम जात वाला के साथ ऐड करेंगे, और डिफरेंट जात वाला को डिफरेंट जात वाला के साथ। जैसे कि मान लो अगर दे देते हैं 7xy प्लस 9yx प्लस 10xz प्लस 11zx। अब बताओ इसमें कौन है सेम जात वाला, ये है xy, ये है yx। अब देखो 1 में 2 से गुना करो या 2 में 1 से गुना करो, आएगा क्या, ही आएगा ना। तो वही बात यहाँ पे है, xy इज इक्वल टू yx, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 915 x 16, xy डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, प्लस 10 11 11 10 21 xz लिख सकते हो। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये दोनों अब डिफरेंट जात है, तो ये ऐड नहीं होंगे, यही पे हमारा एडिशन रहेगा। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लाई की बात करते हैं। तो मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो x में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। मल्टीप्लाई में जब भी बेस बराबर हो ना तो पावर ऐड होता है। ये अगर दिमाग में अगर हट गया ना तो तुमसे पॉलिनोमियल का सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि देखो ये सब थोड़ा छोटा बात है, लेकिन ये सब भी दिमाग में रहना चाहिए। वही अगर डिवाइड रहता है और सेम पावर रहता है तो इसमें क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो एक्स रेस टू कितना हो जाएगा 0, और इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1, क्योंकि एक्स रेस टू 0 बराबर क्या होता है 1 होता है। बहुत को नहीं पता होगा इसका एक्स रेस टू 0 बराबर 1 क्यों होता है। चलो आज बता देते हैं। एक्स रेस टू 0 बराबर 1 इसलिए होता है क्योंकि एक्स रेस टू 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू 1 माइनस 1 होगा तभी तो 0 हो गया होगा, या फिर 5 माइनस 5 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लिख सकते हैं एक्स रेस टू 1 माइनस 1। तो अभी हम लोग किए हैं क्या, ये अगर पावर जब इसमें रहता है, जब बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसको 1 माइनस 1 इस तरह से लिख सकते थे, तब जाके मतलब ये सेकेंड स्टेप होता है, ये थर्ड स्टेप में ये आता। उसी तरह से ये यहाँ पे है 1 माइनस 1, तो इसको भी लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिख सकते हैं, कि बेस बराबर होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, लिख दिए। फिर अब इसको डिवाइड है बीच में तो इसको लिख सकते हैं एक्स रेस टू 1 बटा एक्स रेस टू 1, फिर एक्स एक्स काट तो ये आ गया क्या 1। है ना, इजी, ज़्यादा टफ ये सब मैथ ज़्यादा टफ है ही नहीं, बस समझने का फेर है। एक बार समझ गए ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक समझ गए हम लोग। गुना किस तरह से करेंगे, अब मान लो गुना इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो 4 इंटू एक्स प्लस 9y प्लस 9x इंटू 3x प्लस 7y, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो गुना कैसे करेंगे। या फिर अगर एक क्वेश्चन ये लेते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं x प्लस 9y इंटू एक्स माइनस xy, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। दो क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देखो 4 इंटू एक्स प्लस वाई, 4 इंटू एक्स प्लस 9y और प्लस 9x इंटू 3x प्लस 7y। सबसे पहले क्या करना है, बारी बारी गुना करना। 4 में पहले इससे करना है, फिर 4 में इससे करना है, फिर बीच में प्लस साइन है तो प्लस दे देना, फिर 9x में इसमें करना है और फिर इसमें इससे करना है। सबसे पहले कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुना करते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, छिपा हुआ 1 तो है ना। अगर कोई x लिखा होता है इसके आगे 1 छिपा हुआ है, याद रखना ये बात। 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x है तो x लिख दो, 4x हो गया। फिर अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दो। अब क्या है 4 इंटू 9, पहले कांस्टेंट में गुना करेंगे तो 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36, और y है तो y लिख दो। फिर प्लस, अब इधर आ गए हम लोग तो प्लस 9x है तो 9 3 सबसे पहले गुना कर दो, 9 3 27 है, और इधर क्या है x और x है तो x में गुना करने से क्या आता है x स्क्वायर, लिख दो x स्क्वायर। फिर 9 है और 7 है, प्लस भी तो है बीच में, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 है 7 है तो 9 7 है 63, और x और y है तो x y डिफरेंट जात वाले हैं तो डिफरेंट जात वाले का गुना जो होता है जैसे x y करेगा तो ये जुड़ जाता है एक साथ, बस ये जो है मिलके स्क्वायर नहीं बनाता, ये क्या होता है बगल में बस सट जाता है और कुछ नहीं। मान लो अगर y इंटू वाई रहता तो ये क्या हो जाता वाई स्क्वायर हो जाता, y इंटू एक्स रहता तो क्या होता वाई एक्स, और इसको एक्स वाई लिख सकते हैं हम लोग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मैथ्स जो है ना हमेशा लोग चाहता है इसको जितना सजा के लिखे ना उतना बढ़िया रहे, तो इसलिए हम लोग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। एक्स वाई हो गया, फिर यहाँ पे 9 7 63 और इधर हो जाएगा क्या एक्स वाई, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें कोई जुड़ने वाला है तुम्हें लग रहा है, 4x हो गया 36y हो गया, ये सब डिफरेंट जात वाले हैं। तो जब भी डिफरेंट जात वाले फिर इसको अरेंज करना होता है पावर के हिसाब से। पावर सबसे ज्यादा एक्स स्क्वायर का है तो आगे लिख दो, फिर लिख दो 4x लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर लिख दो प्लस 63xy लिख दो प्लस 26y लिख दो। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। अब एक डिवाइड देख लो, क्योंकि डिवाइड लास्ट में हम लोगों को काम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम लोग को पढ़ना है डिवाइड किस तरह से करना है। तो अगर डिवाइड की बात करें, जैसे कि मान लो अगर तुम्हें दे दिया x प्लस 1 को डिवाइड करो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, इतना को डिवाइड करो x प्लस 1, किस तरह से करेंगे जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना उसी तरह से करेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है क्या, कि जैसे कि तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट उठाओ इसको और इसको उठाओ, एक्स क्यूब ले लिए और फिर एक्स ले लिए, ऊपर पावर 3 नीचे पावर 1 काटेंगे तो कितना बचेगा 2 पावर बचेगा ऊपर में, एक्स रेस्ट 2 बचा। तो ये मेरा क्वोशेंट आया, ये क्वोशेंट यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, जब ये क्वोशेंट यहाँ लिखा गया तो अब क्या करना है इसको रिवर्स गुना कर देना है दोनों से। एक्स स्क्वायर को x से गुना करना है, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करना है। एक्स स्क्वायर के 1 से करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब, जब एक्स स्क्वायर को करेंगे 1 से तो आ जाएगा प्लस
स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपली हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं तो माइनस का साइन यहाँ पे चेंज करते ही है। लोग नहीं लिखते हो लेकिन होता है डिवाइड भी, ठीक है। जब भी हम लोग इस तरह से क्यों लिखते हो, अगर मान लो 2 से डिवाइड करना है 15 को, यहाँ पे 2 7 14 लिख के और यहाँ पे 1 क्यों लिखते हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम, वही चीज यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसमें हमको दिखाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, एक प्लस में एक माइनस में हो और दोनों का सेम हो, दम जात दम टू कॉपी दम हो, ना थोड़ा सा डिफरेंट ना कुछ, तो उसको सीधा काट दो। ये दोनों मिलके 0 हो गया। अब इधर बचा ये भी है सेम जात वाला, तो ये भी कट गया पूरा। तो अब इधर हमारे पास बचता है सिर्फ x + 1। तो अब x + 1 बचा, फिर अब x से फर्स्ट वाला उठाओ दोनों का और x बटा x लिखो, काटेंगे तो 1 आएगा। तो अब कितना बार बचा, +1। तो +1 तो फिर अब 1 से इसमें गुना करेंगे तो x + 1 आ जाएगा। माइनस में साइन चेंज किए, कट गया, ये हो गया मेरा, कट गया। तो यहाँ पे आ गया क्वोशिएंट हमारा क्या, x² + 1 और रिमाइंडर आ गया क्या, 0। इस तरह से निकालते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड अलजेब्रा का, पॉलिनोमियल का, ठीक है। पॉलिनोमियल का डिवाइड समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आ ही जाना चाहिए। और भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो ले लेते हैं x³ + 9 ले लेते हैं, इधर लिख देते हैं x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + x + 1, इस तरह से ले लेते हैं। चलो, अरे कितना भी बड़ा डिवाइड ले लो सब सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वही सिंपल प्रोसेस, इसमें इसे डिवाइड दो, x6 बटा x3 डिवाइड देंगे तो इधर 3 गो है, ऊपर 6 गो है, तो कटेगा तो 3 गो बचेगा, तो हो गया। तो इधर x3 लिख दिए। अब इसको इससे गुना करेंगे तो x6 आ जाएगा और प्लस x³ है और इधर 9 है तो प्लस 9x³ आएगा। तो याद रखो इसको लिखेंगे हम लोग, जहाँ पे x³ है ना उसके सामने लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिए 9x³, इस तरह से लिख दो, समझ में आया। इस तरह से लिख दिया। अब साइन चेंज करो, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, यहाँ पे साइन चेंज, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक कट गया, लेकिन यहाँ पे कटा नहीं, कटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। अभी हम लोग यहाँ ये सब बचा हुआ था, इसको लिख दो x5 + x4, इधर लिख दो माइनस में क्या आ जाएगा, ये माइनस में गया, प्लस में तो माइनस वाला में से घटेगा तो -8x³ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर वही सेम प्रोसेस, ये हो गया +x² + x + 1 सारे उतार दो। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर इसको इससे डिवाइड दो, तो x5 है और बटा में x3 है, काटेंगे तो x2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो +x2, फिर गुना करो तो x5 प्लस 9x² आएगा, तो यहाँ पे लिख दो 9x²। फिर साइन चेंज करो, यहाँ से यहाँ कट गया, फिर आएगा x4, इधर -8x³, इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा -8x² + x + 1। फिर अब इसमें डिवाइड दो तो प्लस x आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, गुना करेंगे तो x4 और फिर प्लस 9x हो जाएगा, तो यहाँ पे 9x। साइन चेंज करो, कट गया, इधर से उतरेगा -8x³ -8x² -8x + 1। अब इसमें इसे डिवाइड दो, दिख रहा है ना, दिख तो नहीं रहा है, बोल नहीं सकता तो, क्योंकि तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 8x³ आ गया इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसे डिवाइड देंगे तो -8x³ है, बटा में x³ है, तो x³ से x³ कट गया, तो बचा क्या, -8 बचा। तो जब -8 बचा तो यहाँ पे -8 लिख दो। अब फिर गुना करो तो -8x³ और -72 हो जाएगा, ठीक है। -72 लिख दो कांस्टेंट के सामने, साइन चेंज करो तो प्लस हो गया, ये कट गया, फिर इधर आ जाएगा क्या -8x² -8x और फिर इधर आ गया क्या +73। अब देखो यहाँ पे आ गया -8x² और यहाँ पे है x³, क्या इसे डिवाइड होगा? अगर मान लो कि 1/2 रहेगा तो इसे डिवाइड होगा, जो पूरी इसको काट दे। अरे कोई भी होल नंबर में काट सकता है, इसको नहीं काट सकता, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया हमारे पास क्या, x³ + x² + x - 8 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास -8x³ मतलब -8x² - 8x + 73। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो इतना बात समझ में आ जाना चाहिए। अब तुम्हें डिवाइड में कतई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आसान और इससे वाहियात और इससे खतरनाक क्वेश्चन तुम्हें कभी भी जीवन में नहीं पूछेगा, ठीक है। ये तो मैं रैंडमली क्वेश्चन लिया, तो इससे मतलब रैंडमली लिया हूँ, तो देख लो तुम कितना पावर तक गया हूँ मैं। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा x4 तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता है, और सब सिंपल ही सवाल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते।
से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रखना कि किस तरह से हम लोग इसको सोल्व किए हैं, ये याद रखना, ठीक है। पॉलिनोमियल का जोड़ घटा गुणा भाग सिखा दिया ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो और कोई भी सवाल पॉलिनोमियल का हो तो तुम लोग आसानी से सोल्व कर सको। लेकिन अब आते हैं हम लोग अपने पॉलिनोमियल टॉपिक पे। पॉलिनोमियल टॉपिक में तुम्हें एक पढ़ना था, क्या डिग्री पढ़ना है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल। डिग्री ऑफ द वेरिएबल, जैसे कि मान लो तुम्हें कोई पॉलिनोमियल में दे दूं x² प्लस x प्लस 1 और तुमसे पूछ दूं कि बताओ भाई इसका डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या है इसमें, या फिर बोल सकते हैं क्या है इसको, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है इसका, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोले कोई, ऐसे याद रखना कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है, यहाँ पे पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्या होगा, वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल के बराबर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, सिंपल बात, हाईएस्ट पावर जो भी होगा वेरिएबल का उसी को बोलेंगे। डिग्री का मतलब पावर हम लोग जानते हैं, सारे वेरिएबल का पावर चेक करेंगे। यहाँ पे पावर चेक करें तो सबसे ज्यादा किसका है, x² का, इसलिए यहाँ पे पावर हमारा सबसे ज्यादा हो गया 2, इसलिए हमारा डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 हो गया। आगे भी मैंने एग्जांपल लिया है उसमें मैं बताऊंगा। अब देखो पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जाए तो टर्म्स के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगला हम चौथा जानबूझ के ले लिए क्वाड्रिनोमियल। इसी तरह से तुम आगे भी बोल सकते हो पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, सेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, मतलब ये नेमिंग है और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब कि सिर्फ एक टर्म होगा, बाई मतलब 2 होता है, तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ठीक है, और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, और क्वाड्रिनोमियल मतलब 4 टर्म, पेंटानोमियल मतलब 5 टर्म। इस तरह से टर्म, अगर एक टर्म जैसे x हुआ तो ये हो गया मोनोमियल, मान लो x प्लस 1 हुआ ये हो गया बाइनोमियल, x प्लस y हुआ ये भी क्या हो गया बाइनोमियल, x प्लस y प्लस 2 हो गया तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, x² प्लस y प्लस z प्लस 4 हुआ ये क्या हो गया क्वाड्रिनोमियल। तो इसी तरह से जिस तरह से टर्म सेपरेट होते जाएगा उसी तरह से हम लोग डिफाइन करते जाएंगे ये कौन सा नोमियल है। ये मतलब क्या होता है टर्म, मोनोमियल मतलब फर्स्ट टर्म जिसमें मतलब एक टर्म, वो हो गया क्या तुम्हारा मोनोमियल, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, इस तरह से चलते जाएंगे। टर्म्स के बेसिस पे नाम बस याद रखना, ठीक है। और डेफिनेशन अगर पूछेगा तो लिख देना एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर ऐसे भी अ मोनोमियल इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, या फिर अ पॉलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म, ठीक है। ये भी सिंपल डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म इज कॉल्ड एज व्हाट मोनोमियल, a polynomial with 2 unlike term with 2 different term is called as what binomial। जैसे कि मान लो डिफरेंट टर्म भी होना चाहिए। अब कोई बच्चा आएगा मेरे पास अब बोलेगा सर 5x प्लस x ये भी तो हो गया बाइनोमियल, हम बोलेगा अरे गधा इसको जोड़ेगा तो ये 6x हो जाएगा ना, ये तो मोनोमियल ही ना आखिरकार। तो तुम्हें ये देख लेना है कि अनलाइक टर्म होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम टर्म लेके आ गए तुम और बोल दिए कि हाँ ये भी तो बाइनोमियल हो गया ये भी तो ट्राइनोमियल हो गया, नहीं भाई दोनों डिफरेंट टर्म होने चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा टॉपिक लेंदी नहीं करते हैं और बस ये बात समझ लो, अगर समझ नहीं है तो वीडियो को रिपीट करो और समझ में आ जाएगा। अगला है डिग्री के बेसिस पे, डिग्री मतलब पावर के बेसिस पे, यानी कि जिसका पावर 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल दिए, जिसका पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिए, और जिसका पावर 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4 वाला को बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, लेकिन उतना ये जाना नहीं है डीप में हम लोगों को कि। और सबसे पहले एक और बात बता देते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है हमारा, तो लीनियर पॉलिनोमियल है ये, तो ये एक्सप्रेशन हुआ, क्या हुआ एक्सप्रेशन, ये एक तरह का एक्सप्रेशन हुआ। एक होता है एक्सप्रेशन एक होता है इक्वेशन, ये दोनों में अंतर। इक्वेशन जैसे देखो एक्सप्रेशन x² प्लस x प्लस 1 हुआ, ये एक्सप्रेशन हुआ, जब जैसे ही हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे ना तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। इतना बात दिमाग में रहना चाहिए, ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि एक्सप्रेशन जो है ना ये x² प्लस x प्लस 1 जब हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हो गया, यहाँ जितने भी चीज लिखे हुए हैं ये सारे मैं डिस्कस कर चुका, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 2 टर्म, 2 टर्म से ज्यादा अगर कोई भी है तो उसको पॉलिनोमियल कह दिया जाता है, ठीक है। एक टर्म वाला का नाम तो मोनोमियल हो ही गया, लेकिन उसके आगे वाला सारा पॉलिनोमियल का ही पार्ट हुआ है।
बस नेमिंग करने के लिए दे दिए क्या बाइनोमियल ट्राइनोमियल एक्स हो गया तुम्हारा मोनोमियल, ये भी मोनोमियल हुआ, एक्स वाई जेड भी क्या हो गया मोनोमियल, वाई जेड भी क्या हो गया मोनोमियल, लेकिन वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा बाइनोमियल, ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल, ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिस जो कि नॉर्मल कांस्टेंट है उसका कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे। उसमें कुछ है नहीं है कुछ, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। और जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसका कोएफिशिएंट भी जीरो हो और पावर भी जीरो, उसी को बोल देते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ही सिर्फ एक है जो कि जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, इसकी बात याद रखना। डिग्री ऑफ द वेरिएबल पॉलिनोमियल मैंने समझा दिया कि हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वही तुम्हारा डिग्री ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया गया था, तो इसमें हम लोग सबसे पहले सोल्व कर लिए इसको। तो ये एक जात वाले थे उसको ऐड अप करके आ गया 12x² प्लस 9x³ प्लस 8x4। तो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि कोफिशिएंट देख के बोल देना कि हाँ भैया हाँ सर कोफिशिएंट जो है 12 है इसलिए इसका हो गया, ये हो गया डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी हो पावर हमको देखना है बस। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हमें पावर देखना है, पावर किसके पास ज्यादा पावर है। पामर, पामर सुने, पामर जानते क्या होता है पामर, पूरी में बोलते हैं उसको पामर है, पामर तुम्हारे पास पामर है लेकिन वो पामर कुछ नहीं होता, पावर होता है। ठीक है, तो पावर जो है x⁴ हाईएस्ट पावर ये हुआ 4, इसलिए ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया 4 हो गया। एक्सप्रेशन इक्वेशन समझा चुका हूँ, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है किस तरह से करेंगे, अगर तुम्हें दे दे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जैसे कि मान लो अगर बोलते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताओ। लीनियर पॉलिनोमियल नाम से ही इसमें पता चला, लीनियर का मतलब क्या होता है रैखिक, लीनियर का मतलब हिंदी में रैखिक होता है। लीनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन, सिंपल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जैसा इसका ग्राफ होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तुम्हारा इस तरह से है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो y = x अगर कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, तो इसका अगर ग्राफ देखें तो ये जो होता है ओरिजिन से पास करता है इस तरह से, इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स कुछ ऐसे आएंगे, जैसे x = 1 पे y = 1 होगा, x = 2 पे y = 2 होगा, x = 3 पे y = 3 होगा, x = 4 पे y = 4 होगा। तो इसी तरह से x = -1 पे y = -1 होगा, x = -2 पे y = -2 होगा, x = -3 पे y = 3 होगा, x = -4 पे y = -4 होगा। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनता है इसका। तो जो भी मेरे पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स लाई करते हैं इस पे लाइन पे। ये सारे पॉइंट्स को जब तुम प्लॉट कर दोगे ग्राफ पे और जब एक लाइन काटोगे, लाइन जब इस पॉइंट से सीधे भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और ये इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे, ये भी इनफाइनाइट। एक लाइन पे अगर तुमसे पूछे कितने पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये बात याद रखो, इनफाइनाइट पॉइंट। तो इसलिए इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है जो भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा हो गया क्या लीनियर इक्वेशन और देखा जाता है मैंने बताया था ना, जैसे ही इक्वल टू का सिंबल आया समझ जाना वो इक्वेशन हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि हम लोगों को आगे अगले चैप्टर में पढ़ना है, उसमें हम डिटेल में ये सब चीज पर बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही जानो कि लीनियर ग्राफ इस तरह का होता है और ऐसा बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरह का होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैराबोला इसका नाम है। क्या नाम है इसका, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। ठीक है, और ये पैराबोला का सिंबल जो होता है ये मतलब यू शेप टाइप का लगता है। ठीक है, इसका सिंबल यू टाइप का होता है और ये ओपन मतलब ऊपर की तरफ कभी खुला हुआ तो कभी नीचे की तरफ खुला हुआ, इस तरह का ये सिंबल बनाता है। इसका अगर जनरल इक्वेशन देखे तो इसको ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तुम भी देखे होगे इस तरह से रहता है ना, x² + 4x + 4, इस तरह से करके हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं, है कि नहीं। तो वो जनरल, इसका ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। यही एक्सप्रेशन को जब = 0 कर देंगे तो ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है,
यही जनरल एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस है। अगर इसका ग्राफ देखें तो इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ, ये है इस तरह से, ये आएगा यू शेप बनाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं जैसे हैप्पी होते हैं लोग तो ना, इस तरह से स्माइली बनाते हैं ना, स्माइली, इस तरह से स्माइली टाइप का ग्राफ ये होगा। और एक ये बनाएगा अपसाइड डाउन, यानी सैड भी तो होगा, सिर्फ खुशी रहोगे जीवन में, हमेशा खुश नहीं रह सकता है ना इंसान, कुछ ना कुछ तो दुख होता ही। ये हो गया अपसाइड डाउन, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ गौर कर रहे हो क्या एक बात, इसमें देखो कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट पे, इसमें भी काट रहा है 2 पॉइंट, है कि नहीं। और अगर इसमें अगर लिनियर वाले में बात करें तो ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे काट रहा है। अगर दूसरा लाइन, जैसे ये तो मैं ओरिजिन से पास करा दिया, मान लो कि इधर से कोई लाइन जाता, इधर से कोई लाइन जाता, तो ये सारे लाइन अगर जाते तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करते, मात्र 1 पॉइंट पे। कहीं से भी तुम लाइन लेके देख लो यार, अगर 2 पॉइंट पे काट दिए ना एक लाइन, तुम्हारे मेरे तरफ से तुमको 500 रुपये, ठीक है, लेकिन कटेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पास कराते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस को ही नहीं, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को भी कट करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से एक बात पता चलता है कि तुम्हारा जो ये ग्राफ है लीनियर पॉलीनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, और जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि बताओ ये ग्राफ कब बनेगा और ये ग्राफ कब बनेगा, तो याद रखना, जब ये जो ए है यहाँ पे हमारा, ए का वैल्यू जब होगा हमारा निगेटिव, ए का जब पॉजिटिव होगा तब बनेगा ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसको बोलते क्या, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है इसलिए इसको बोलते अपवर्ड पैराबोला। और जब ए लेस देन 0 होगा तब बनेगा क्या, डाउनवर्ड पैराबोला। याद रखना ये बात दिमाग में। ठीक है, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। जैसे कि जब ए पॉजिटिव होगा तो ओपन, मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा, ओपन पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला रहेगा। जब ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब देखो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है ना। अब मिनिमम बताओ, मिनिमम कितने, मिनिमम 0 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 0 पे कैसे होगा, 0 पे होगा जब ये ऊपर की तरफ मान लो इस तरह से उठा हुआ रहा, तब ये हो गया 0 पे कट करेगा। अब 1 कब कट करेगा, मान लो ये भी ओरिजिन से अगर पास करता तो इस तरह से ग्राफ कुछ बनता, तो ये हो गया क्या, 1 पे कट करने का। 2 पे कब करेगा, तब जब ये इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो ये तुम याद कर लो यार, ये रट इस तरह का ग्राफ के अलावा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कोई और ग्राफ। ठीक है, तो इतना दिमाग में हटा लो बात, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब अभी तक तो सीख लिया हमने क्या, कि x⁻1 था, यहाँ पे लीनियर था, मतलब कि पावर यहाँ पे x का 1 ही ना है, तो इसका ग्राफ बना लिया। x⁻2 था तो इसका ग्राफ बना लिया। क्या x⁻3 का भी बना सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, x⁻4 का भी बना सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, x⁻n तक का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छे से इस ग्राफ वाले समझना है ना, तो एक ऐप आता है, इस ऐप का नाम मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल देखो। तो x⁻n है, ठीक, x⁻n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे कि n इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा, और स्टीपर होता जाएगा। अगर ग्राफ से मैं समझाऊं, देखो जैसे कि हमारा लीनियर का था ग्राफ, लीनियर का ग्राफ तो सीधा इस तरह से चला गया है ना, जब पावर 1 था तो इस तरह से चला गया। जब पावर 2 हुआ तो क्या हुआ, तो पावर 2 हुआ, मान लो हम ओरिजिन से सब बोले जा रहे हैं, पावर 2 हुआ तो इस तरह से ही देखो इस तरह से आया, और ये स्टीपर होकर ऊपर इस तरह से चला गया। यहाँ से देखो अंदर की तरफ गया ऊपर, ये हो गया स्टीपर हो गया, इसी को बोलते हैं स्टीपर होना। स्टीपर मतलब कि वाई एक्सिस की तरफ झुकाव, वाई एक्सिस की तरफ झुकाव होना, उसी को बोलते हैं स्टीपर होना। मान लो एक्स क्यूब का अगर पूछता, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है कुछ इस तरह का, इस तरह से आता है,
यहाँ से इस तरह से जाता है और कुछ इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये हो जाता है एक्स क्यूब का ग्राफ। एक्स रेस टू 4 का अगर पूछेगा तो एक्स रेस टू 4 का पूछेगा तो वो भी और स्टीपर हो जाएगा। यहाँ से आएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा और इस तरह से निकल जाएगा। तो ये हो जाता है एक्स रेस टू 4 का, ये हो जाता है एक्स रेस टू 3 का, ये होता है एक्स का और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर का। इस तरह से ग्राफ जो है हमारे चले जाते हैं। एनसीईआरटी में तुम्हें ये सब मिल जाएंगे। एक बार खोल के देखो कि एनसीईआरटी क्या है, भगवत गीता। तो उसको जरूर एक बार पढ़ो, उससे पता चल जाएगा तुमको क्या है और क्या नहीं। समझ में आ गया कि जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, n increases steeper of the graph, steeperness of the graph increases। बड़ा भारी भरकम वर्ड हो गया स्टीपरनेस। इतना मत समझो, सिंपली समझो कि झुकाव ज्यादा हो जाएगा वाई एक्सिस की तरफ, कुछ नहीं। अब मान लो n अगर ऑड हो जाता है तब क्या होगा? n जो है मतलब अभी तो क्या था, देखो n का वैल्यू जब 2, 4, 6, 8 इवन हो तब क्या होता है, ग्राफ कहाँ लाई करता है? तो जब इवन होता है ना तो ग्राफ हमारा लाई करता है फर्स्ट और सेकेंड में। जैसे एक्स स्क्वायर का देख लो कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन का सबका ग्राफ लिया है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ फर्स्ट और सेकंड में लाई कर रहा है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है तो माइनस प्लस होता है, और इसमें क्या होता है तो माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है। ये सब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, तो इसके लिए जस्ट चिल, आने वाले चैप्टर में बस पढ़ा दूंगा मैं, और कुछ ना कुछ तो पढ़े ही हो गए इतना तक। अगर इतना 10th तक आ गए हो तो कुछ तो पढ़े हो गए, क्वाड्रेंट के बारे में तो जानते ही होंगे। कहते हैं यहाँ पर अब n जो है ऑड, अगर n अगर इवन होगा तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, n अगर ऑड होगा तब कहाँ लाई करेगा? n जब ऑड होगा, n जब ऑड होगा तो वो लाई करेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। जब n ऑड होगा तो n जब इवन होगा तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। जाहिर सी बात है, ग्राफ देख के भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि n देखो जब ऑड था, एक्स क्यूब जब था, एक्स क्यूब कहाँ लाई किया? एक्स क्यूब लाई किया इधर फर्स्ट और थर्ड में। एक्स क्यूब फर्स्ट कहाँ लाई किया? तो फर्स्ट और थर्ड में लाई किया, ठीक है। तो इसी तरह से सारे ग्राफ बनेंगे, इसमें ज़्यादा माथा खपी नहीं करना है क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाल नहीं आते ग्राफ से, ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रहता है। थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन क्या, जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है ना, और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन, उसके ये हमारा लास्ट टॉपिक। इसके बाद होगा जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। अब चलो हम लोग रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे हम लोग, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होगा वो किसे बोलेंगे, तो सिंपली याद रखना कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसपे कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल उस वैल्यू ऑफ x को बोलेंगे जिसपे कि p ऑफ x जो है वो जीरो हो जाए। जैसे कि मान लो पॉलिनोमियल कोई लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, मान लो कि दे दे क्या 2, मान लो 3 दे देते हैं, ठीक है। इतना क्यों करना है यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये हो गया, ठीक है। इस तरह का हो, तो यहाँ पे देखो ये एक तरह से सारे x के फॉर्मेट में है ना, तो इसलिए हम इसको px बोल सकते हैं। p ऑफ x इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये सारा वेरिएबल, तो जो भी हमारा वेरिएबल इसमें है सिर्फ x वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं p ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं? p ऑफ x पर। p ऑफ x दिया हुआ है इतना,
तो ये किस वैल्यू पे जीरो हो जाएगा, जिस वैल्यू पे जीरो हो जाएगा ना वही इस पोलिनोमियल का वो क्या वही हो जाएगा इस पोलिनोमियल का जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो अगर देखा जाए किस वैल्यू पे जीरो होगा, अगर मैं इसके जगह पे -1 रखने का कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये कट गया लेकिन 2 बच गया, ये जीरो हुआ नहीं हुआ, तो ये हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल -1 नहीं है, p ऑफ -1 जो है जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। मान लो अगर p ऑफ, अगर इसको रखूँ -2 रखने का कोशिश करूँ, -2 जब रखूँगा तो क्या हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर -2 प्लस 2, तो इसका क्या आ जाएगा 4 -2 प्लस 2, ये होगा नहीं। सिंपली समझो इसका जीरोस जो होगा ना ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है तुम्हारा, ये मैं रैंडमली दे दिया था तो इसका जीरोस निकलेगा, लेकिन वो जीरो चल जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये बहुत लेंथी हो गया। ठीक है, तो इसका अभी नहीं निकलेगा फिलहाल। तो दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ कोई p ऑफ x ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, इस तरह का क्वेश्चन लेता हूँ। अब इसमें अगर रख के देखता हूँ वैल्यू, ठीक है, चलो p ऑफ 1 पहले रखते हैं, ऐसा याद रखना पहले 0 1 2 छोटा मोटा डिजिट लेने का कोशिश करो। तो मान लो हम 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 -3 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 1 3, तो 3 -3 यानी कि 0 हो गया, यानी कि 1 क्या हो गया इसके लिए, यही हो गया जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 जो है यही मेरा वैल्यू है, जो कि वैल्यू ऑफ x है, जो कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। इतना बात दिमाग में चल जाना चाहिए, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1। जाहिर सी बात है p ऑफ x कब जीरो होगा, जब x के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये p ऑफ x खुद जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा है, जीरो जब तो पोलिनोमियल p ऑफ x कब जीरो होगा, जब x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब ये p ऑफ x जीरो हो जाएगा। जीरो जब तो पोलिनोमियल आई थिंक समझ में आ गया होगा। ग्राफिकली अगर देखा जाए ना, तो अगर लिनियर का अगर बात करें तो लिनियर ग्राफ कितना बार कट करता है, एक बार करता है, एक बार करता है ना। तो ये जो एक बार कट किया ना, यही यानी कि इसका मतलब ये हुआ लिनियर पोलिनोमियल का जो होता है, लिनियर पोलिनोमियल का जो होगा, लिनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को कट करता है, इसलिए इसका कितना जीरो होगा मैक्सिमम, तो 1 0। ठीक है, उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक का अगर बात करें, ग्राफिकली मैं समझा रहा हूँ ये चीज, तो क्वाड्रेटिक का कितना बार कट करता है, तो ये मैक्सिमम 2 बार करता है, एक्स एक्सिस को 2 बार करता है इसलिए इसका जीरो कितना होगा, 2 0 होगा इसके पास। तो मतलब मैक्सिमम जीरो हो सकता है इसका। ठीक है, 2 0 जिसके हो सकते हैं, याद रखना। इसी तरह से मान लो अगर क्वाड्रेटिक का क्यूबिक का देखो, क्यूबिक का कितना होता है, तो क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मान लो क्यूबिक का 0 3 होगा ना भाई, जितना डिग्री उतना जीरो, यानी कि इसका 3 0 होगा, 3 0। कोई भी ग्राफ तुम बना दो रैंडमली और वो तुम्हारा 3 जगह कट करना चाहिए। इस तरह का ग्राफ अगर मान लो बना देता हूँ, ये देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, एक्सेस 3 जगह पे काट रहा है, तो इसलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा इसका क्यूबिक का। ठीक है, इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर तुम्हें आता है कि हाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि जीरोस जो होता है लिनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का 1 2 3 रिस्पेक्टिवली क्यों होता है, तो इस तरह से तुम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से एक जनरल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जितना डिग्री होगा ना, जैसे कि जितना डिग्री होगा उसका उतना ही हो सकता है जीरो, एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो कभी नहीं होगा। जैसे इसका डिग्री 1 होता है, जैसे इसका एट मोस्ट कितना होगा, ओनली 1 0, ओनली 1 0, मतलब 1 0 होगा इसका, और इसका एट मोस्ट 2 0 हो सकता है। जितना इसका हाईएस्ट डिग्री है, बस यही याद रखना, डिग्री इसका जितना हाईएस्ट है उतना ही इसका जीरो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। इसका डिग्री 3 है, इसलिए 3 0 मैक्स टू मैक्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 मैक्स टू मैक्स 3 हो सकता है। 4 होगा इसका, नहीं 4 नहीं, डिग्री क्या है इसका,
तो यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में। चलो तो फैक्टराइजेशन सीखते हैं। फैक्टराइजेशन हम लोग को इसमें फैक्टराइजेशन सीखना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ क्या कि तुम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करके, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसका जीरोस फाइंड आउट करो, उसका तुम रूट फाइंड आउट करो, ठीक है। उसका जीरोस, रूट, कोफिशिएंट जो भी हो, ये सब का रिलेशन, ये सब इसमें आता है फैक्टराइजेशन। जैसे कि अगर मैं मान लो कोई एक क्वेश्चन लेके देखता हूँ, जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये क्वेश्चन लिया, तुम्हें मिडिल टर्म इसमें स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म इसमें क्या हुआ? ये फर्स्ट टर्म, ये हुआ लास्ट टर्म, ये हुआ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में हमारे पास क्या है? माइनस 5x है। तो इस मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है ना कि तुम जोड़ो और या फिर घटाओ। तो जोड़ने और घटाने पर आए क्या? जोड़ने और घटाने पर माइनस 5x आना चाहिए, ठीक है, माइनस 5x आना चाहिए। और गुना करने पर क्या आना चाहिए? तो गुना करने पर ये AC में जो गुना करने पर आता है ना, वो आना चाहिए। जैसे कि क्या आना चाहिए? 3 दूनी 6x² हो जाएगा, प्लस का साइन के साथ हमेशा गुना करना, ठीक है। प्लस का 6² आना चाहिए गुना करने पर, यानी कि प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए ये, और सम करने पर आना चाहिए ये। इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। कैसे करेंगे हम लोग? जैसे कि मान लो हम लोग जोड़ते हैं, मिडिल टर्म को लिखना है भाई, जोड़ के घटा के कैसे करके लिखना है। माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? -x माइनस 4x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर करेंगे, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा क्या? -5x आ जाएगा। अगर इस दोनों को गुना कर देते हैं, वैसे ये है, ये गुना कर दिए दोनों को, क्या आ जाएगा? तो 4 में 4, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, तो +4 हो गया, और x में x करेंगे तो x² हो गया, तो 4x² आ गया। लेकिन मुझे क्या यहाँ पे 4x² चाहिए, नहीं 6x² चाहिए। तो उसके लिए क्या करें हम लोग? सबसे पहले तो बेसिक अपना दिमाग लगाना। जैसे मैंने यहाँ लगाया क्या, -x और -4x का पेयर ले लिया, उसी तुम भी कुछ लेने का पेयर सोचना। जैसे अब दूसरा पेयर हम लोग ले सकते हैं, -2x -4x ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 6x ज़्यादा हो गया, यहाँ पे -2x और -3x ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? -5x हो जाएगा ना, -5x हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया जोड़ने पे -5x। अब इसी को अगर गुना कर देते क्या आ जाता है? 6x² भी आ जाता है। यानी कि ये मेरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मेरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको लिख दो 2x², और यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे? -2x -3x, तो लिख दो -2x -3x और +3, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब ये दो टर्म हो गया मेरे पास, और ये दो टर्म हो गया, तो इस दोनों टर्म में कॉमन ले लो, इस टर्म में कॉमन ले लो। इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी x है, इधर भी x है, 2x कॉमन हो गया, तो इधर क्या बचेगा? तो x, इधर क्या? तो -2 बचेगा, है ना, -2 बचेगा। नहीं, इसमें से डिवाइड कर दो तो क्या बचा? तो 1 बचा। फिर अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? तो इधर 3 है, इधर 3 है, तो -3 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा? इधर 3x था तो x बच गया, और इधर माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस, तो इधर माइनस होगा, तो माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा, माइनस, और इधर 1, ठीक है। तो अब क्या होगा? बाहर वाला के साथ लिख दो, और अंदर वाला को एक टर्म लिख दो, 2x -3 हो जाएगा बाहर वाला, और अंदर वाला को एक बार लिख दो तो x -1 हो गया। ये तुम्हारा हो गया फैक्टराइजेशन। समझ में आया इतना बात? यानी कि इस तरह से ये फैक्टराइजेशन का मेथड से हम लोग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। x -1 जो हो गया, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हुआ ना, तो इसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2x -3 बच गया। तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। किसी भी सवाल का फैक्टराइजेशन इसी तरह से करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब मैं एक लेंथी क्वेश्चन लूंगा, और उसमें तुम्हें बताऊंगा कि मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करना नहीं आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे तो था कि नॉर्मल तो हम लोग कर दिए, लेकिन मान लो इस तरह का नहीं रहा तो इस तरह से करेंगे, तो उस पर भी मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, 4x² -5x + 4, ये क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या करना है जानते हो? मिडिल टर्म को लिख लेना है। मिडिल टर्म लिख लिए, दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप करना है क्या कि इसका जो है ax, उसको c से गुना करना है, ax c करना है, ax को c से गुना करना है, ax² जो है x² c करना है, तो ax² c करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16x² आ जाएगा। ये चाहिए सम करके, ये चाहिए प्रोडक्ट का,
अब हमको पता ही नहीं चल रहा है यार कि इसमें मैं क्या लगाऊं, कैसे इसको स्प्लिट करूं। तो कुछ नहीं करना, जो भी तुम गुना करके लाया हो उसका जो भी कांस्टेंट है ना उसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 से काटो इसको, 2 से तो 8 बार में कट जाएगा, 2 से काटो तो ये 4 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कट गया। अब क्या करो, कोशिश करो इसी पेयर से पेयर बनाने का। जैसे ये 2 2 4 2 है हमारे पास, 4 2 से कोशिश करो पेयर बनाने का। किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि मान लो ये 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 पेयर बन गया। लेकिन 8 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, 5, तो ये होगा नहीं होगा। मान लो इस तरह का पेयर नहीं बना तो ये ले लो, 2 दूनी 4, 4 ले लो, 4 चौके 16, ये क्या हो जाएगा, बनेगा इसका पेयर। तो ये भी क्वेश्चन वही निकल गया यार, गलत क्वेश्चन ये भी निकल गया। इसमें भी मतलब इसका भी सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा, तो इसको भी क्वेश्चन को रद्द करो। ये क्वेश्चन अपने से बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। रुको एक क्वेश्चन मैं बुक से लेता हूँ। टफेस्ट सवाल तो नहीं मिला, लेकिन एक सवाल देख लो, इजी ही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें माइनस 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा AC, यानी कि प्रोडक्ट करने पर ये आया और जोड़ने या घटाने पर आया क्या, माइनस एक्स, ये होना चाहिए, और -1 जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो जोड़ने या घटाने पे -x आना चाहिए। तो अगर -3x और +2x ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। और अगर इसी को गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -6x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट क्वेश्चन बनाते बनाते ना खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका सोल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, तुम लोग उसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x और -2x +2x -6 कॉमन ले लेंगे, x -3 +2 तो x -3, और यहाँ से हो जाएगा x +2 और x -3, ये हो गया हमारा इसका फैक्टर। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है, इस तरह से सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक का, जो कि है हमारा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड। इससे जो है ना बहुत सवाल आता है यार, यानी ना तुम्हें मैं क्वेश्चन जब सोल्व कराऊंगा ना तब देखना, उसमें अधिकतर सवाल इसी के कॉन्सेप्ट पे है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस जो होता है उसके बीच क्या रिलेशन होता है, उसी के बारे में ये टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं जनरल इक्वेशन बताया था तुम्हें, क्या होता है, ax² + bx + c होता है कि नहीं। तो अगर तुम्हें बोलूं कि इसका जो है रूट्स, मैं तुम्हें बोला था कि रूट्स और इक्वेशन क्या होते हैं, रूट्स और जीरोज क्या होते हैं। तो रूट्स किसको बोलेंगे, जैसे कि x + 2 यहाँ पे क्या हो गए, जीरोज हो गए। ये कहने का मतलब ये हुआ कि x = -2 पे जो है ना ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो x = -2 यहाँ पे क्या हो गया, रूट हो गया, ये इसका जड़ हो गया। जब ये जड़ इसमें आएगा तो इसको पूरा खोखला कर देगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखना, तो -2 जैसे ही इसमें आएगा वो जीरो हो जाएगा। x = -2 हमारा क्या होगा, रूट। इसी तरह से मान लो यहाँ पे अगर ये है, ये दिया गया है तुम्हारा इक्वेशन, इस टर्म में कुछ भी हो सकता है, जैसे x² + 9x + 18, इस तरह से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे a का वैल्यू तुमसे पूछे तो क्या बोलेगा, 1, b का वैल्यू क्या बोलेगा, 9, और c का वैल्यू क्या बोलेगा, 18। क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव था इसलिए मैं ज़्यादा आती नहीं किया। अगर मैं बोलता -x² -9x और -18, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होता, -1, b का वैल्यू क्या होता, -9, c का वैल्यू क्या होता, -18, होता कि नहीं, इस तरह से होता है। तो अब देखो रिलेशन ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा, जैसे इसका रूट्स मान लो कि अल्फा बीटा है, इस तरह से यहाँ पे अगर रूट अगर देखा जाता है, यहाँ पे -2,3 होगा रूट, इसका होगा ना, इसका -2 और 3 होगा। अगर इक्वेट कर दो जीरो से, तो x + 2 = 0 अगर इक्वेट कर दो ना तो ये उसका रूट निकल जाएगा, और x = 3 ये रूट हो जाएगा, -2,3 इसका रूट होगा। उसी तरह से देखो अल्फा बीटा, यहाँ पे इसका अगर मान लो कि रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स जो होगा ना, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा -b/a के बराबर, ठीक है। यानी कि -b सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब अल्फा बीटा माने हैं, तो अल्फा + बीटा = क्या हो जाएगा, -b/a। तो अगर इसको अगर लिखा जाए इसमें, तो -b क्या है, मतलब सीधे अगर b क्या है, b है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ x है, और तुम्हारा a क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस के साथ होगा। ये बस दिमाग में रखना है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुम अगर बोल सकते हो, अगर देखा जाए तो जीरोज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, रूट्स भी बोल सकते हैं। तो रूट्स में अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो यहाँ जीरोज होना चाहिए, लेकिन खैर याद रखना जीरोज रूट्स ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो भी होगा वो बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म और बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि कांस्टेंट टर्म इसमें क्या होता है, सी होता है, बटा में अगर देखा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, सी बाई ए के बराबर। यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी बाई ए के बराबर होगा, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हुआ यूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो गया माइनस बी बाई ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा जो हो गया वो हो गया सी बाई ए के बराबर। ये दिमाग में इतना रखो बस, ठीक है। और कुछ देखो, इसमें हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटी का फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये होता है इसका एक और, ठीक है। इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। सिंपल है, इसको जब स्प्लिट करोगे, इसको जब तो लिखोगे ना तो ये माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2ab या प्लस 4ab क्या आ जाएगा, प्लस 2ab खुद आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से लिखते हैं, बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन, ये भी याद रखना, कभी कभी जरूरत पड़ता है। फिर बात करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस 3ab इंटू ए प्लस 3ab इंटू ए प्लस, गुना करोगे तो वही आता है। भले ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस होता है माइनस होता है, याद नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लीजिए, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सही ही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो यही होता है, ठीक है, सही है ये। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और अगर बात करें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो सबको आना ही चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और एक 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, वो याद रखना, वो बहुत जरूरी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये होता है। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारा बहुत जगह काम आएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखो हम लोग अल्फा बीटा अगर देखा जाए तो पढ़ लिए हैं हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए। अगर वही अगर मान लो क्यूबिक के लिए पूछ देता है, मान लो क्यूबिक का इक्वेशन दिया हुआ था, क्यूबिक का जनरल इक्वेशन किस तरह से, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से लिखेंगे। अगर बोलेगा डिग्री 4 का लिखने के लिए तो 3 हो जाएगा, इस तरह से मतलब अल्फाबेट के लिखते लिखते तुम लिख सकते हो प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस तरह से हो जाएगा, समझ में आया, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर क्यूबिक का अगर बोला जाए, मान लो इसका अल्फा बीटा और गामा 3 रूट हुआ इस तरह से, तो इसका क्या होता है, कोफिशिएंट और रूट्स के बीच का रिलेशन, तो इसका ये होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाता है क्या, माइनस बी बाई ए, और फिर हो जाएगा
अब देखो, हम उस समय दो ही था तो इसलिए दोनों प्रोडक्ट एक साथ ले ली, लेकिन इसमें तीन क्यूबिक है इसलिए एक वाला को प्रोडक्ट एट टेकन टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। जब दो लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा, जो कि हो जाएगा किसके बराबर, सी बाई ए के बराबर। और फिर जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, जब वन लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा, जो कि हो जाएगा माइनस बी बाई ए के बराबर। मतलब ये रिपीट होते जाता है, जैसे माइनस बी बाई ए हुआ, ये सी बाई ए हुआ, उसके बाद माइनस डी बाई ए हुआ ना, उसके बाद क्या हो जाता है, ये फिर से हो जाता है क्या, ई बाई ए हो जाता है। उसी तरह इसमें अगर देख लो, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसमें हो जाता माइनस डी बाई ए। उसी तरह से अगर टेकन टू एट ए टाइम करते तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, इस तरह से होता। और भी होता है इसका कुछ टर्म, ठीक है, तो वो सब किसके बराबर होता है, सी बाई ए के होता है। उसके बाद जो भी आता टर्म वो हो जाता माइनस डी बाई ए के। उसके बाद जो भी टर्म होता है वो किसके बराबर हो जाता, वो हो जाता ई बाई ए के। तो इस तरह से चलते जाएगा, ये जो होता है सिक्वेंशियल होता है, ठीक है, और ये चलते जाता है। इसी तरह से ये हम लोग करते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे, समझे। एक इस पे जीरोज और कोफिशिएंट पे हम क्वेश्चन लेना चाहेंगे ताकि आप लोग समझो और इसका कोई भी क्वेश्चन कर सको, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया 9x² माइनस 16x प्लस 20, तुमसे बोल देगा कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो कैसे बनाओगे सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। और देखो बेसिक तुम्हें लिखना क्या है, गिवन, सबसे जो पहले तो गिवन लिख दो कि दिया हुआ क्या है हमारे पास, दिया हुआ a बराबर 9, b बराबर माइनस 16 है ना। अगर कंपेयर करो इसको x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो उसके हिसाब से a का वैल्यू 9 आ जाएगा, b का वैल्यू माइनस 16 आ जाएगा और c का वैल्यू आ जाएगा 20, है कि तो ये आ गया। तो a b c का वैल्यू हमारे पास है। अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है हम बताए थे क्या, इक्वल टू होता है क्या, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बटा में प्लस होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, तो b होता है माइनस b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, तो a होता है माइनस b अपॉन a। अगर करेंगे तो माइनस b की जगह पे क्या है, माइनस 16 अपॉन a क्या है, तो 9, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 अपॉन 9। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो बराबर होता है किसके, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ x² a है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/9। इस तरह से हम लोग आ गया ये बात। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है ना कि रूट्स दे दिया गया है, रूट्स या फिर तुम इसको बोल सकते हो कि जीरोज जो है वो दे दिए गए। जैसे जीरोज बोला है क्या कि 5 - 3√2 है, और क्या है दूसरा जीरो 5 + 3√2 है। अब तुमसे पूछ रहा है क्या कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है ना वो बताओ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ इसका क्या हो। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद मैं इस चैप्टर को एंड कर दूंगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज लाएंगे जिसमें कि PYQ और सैम्पल क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, तो उसको एक बार जरूर कर लेना नोट्स सारे करने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और उसके वो कराने के बाद समझो ना तुम्हारा पोलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें चुनिंदा सवाल मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो हम लोग को क्या पता है कि जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो होता है जनरल फॉर्म x² + bx + c होता है कि नहीं। तो अगर मेरे पास जीरोज है तो हम लोग b c का इस सब का वैल्यू नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है किसके बराबर, -b/a के, है कि नहीं। और इसको लिख सकते हैं कि हाँ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इस तरह से इसी के बराबर होता है कि नहीं, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके बराबर होता है,
कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म होता है सी अपॉन ए, है कि यहाँ से सी और इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोस की जगह क्या लिख सकते हैं, मतलब 5 माइनस 3√2 और प्लस 5 प्लस 3√2, है कि नहीं। सम दोनों जीरोस दिया हुआ है, इसका सम कर दिए तो ये कट गया, तो आ जाएगा क्या 10 आ गया। सम ऑफ जीरोस तो 10 के बराबर आ गया। 10 के बराबर किसको लिख देंगे, माइनस बी अपॉन ए को लिख देंगे, है ना। 10 के बराबर यही नहीं लिखाया क्योंकि भाई सम ऑफ जीरो जिसके बराबर भी है इसलिए 10 बराबर आ गया ये। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल रहा है 5 माइनस 3√2 और फिर 5 प्लस 3√2। तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2 इंटू 3√2 करेंगे तो कितना आ गया 9, √2 में √2 से करेंगे तो 2, 9 2 से 18, यहाँ पे आ गया 18, यहाँ से आ जाएगा क्या 7। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए थे आ गया 7 आ गया, तो ये हो जाएगा c बाई a के बराबर, है कि नहीं। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि 10 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया और 7 इज इक्वल टू सी बाई ए हो गया। तो अब हम क्या कर देंगे कि जैसे कि a से डिवाइड कर दो सब में, है ना, तो a से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं। तो अब हमारे पास b अपॉन ए का भी वैल्यू है और c अपॉन ए का भी वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर अब प्लस b अपॉन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस उधर ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 इंटू एक्स प्लस c अपॉन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, c अपॉन ए का वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस 7। यही हमारा रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। 1 घंटा का हो गया है लेक्चर, इतना तो नहीं जाना चाहिए था, मैंने थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा समय लग गया हमारा जोड़ घटाव गुना भाग सीखने के लिए, तो कोई बात नहीं, वो ज़रूरी भी है, अगर आ जाता है तो सारे सवाल बन जाते हैं। लास्ट टॉपिक वही रहता है उसका डिवीज़न वाला, जो कि हम पहले ही बता दिए तुम्हें। उसमें कुछ नहीं करना होगा, जैसे लिखना होता है, जैसे हम लोग लिखते थे ना डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट, क्या लिखते थे डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो उसी तरह से उसमें तुम्हें रिमाइंडर फाइंड आउट करने को मिलेगा। तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है सवाल, उसमें रिमाइंडर तुमसे जब पूछेगा फैक्टर थ्योरम और एक रिमाइंडर थ्योरम होता है। तो फैक्टर थ्योरम कब होगा, जब अगर डिवाइड तुम दोगे और जीरो आ जाएगा, तो डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर जीरो हो गया तो फैक्टर थ्योरम हो जाएगा, और अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। बस यही होता है, और कुछ नहीं। डिवाइड सिखा दिया है मैंने, तो बस उसमें और कुछ करना नहीं है। अगर इस पर अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद आपका, आपने मेरा वीडियो देखा और यहाँ तक मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, वेरी मच।